हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। दिस इज़ डॉक्टर चेतना कुमावत और हम पढ़ रहे हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर डिसीजन मेकिंग। इस पेपर में आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वो है ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट मॉडल, वितरण एवं अधिन्यासन प्रतिरूप। ट्रांसपोर्टेशन, जैसा कि नाम से ही हमें ज्ञात होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर किसी वस्तु को भेजना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन, यह है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। एंड असाइनमेंट से हमारा मतलब है किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपना। ये दो अलग अलग टॉपिक्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट। तो आज हम जानेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, कुछ थ्योरी की हम चर्चा करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, यानी कि परिवहन प्रतिरूपों की कुछ आवश्यक बातें जो कि हमें ध्यान रखनी है। तो आइए शुरू करते हैं। वितरण अथवा परिवहन की समस्याएं मूल रूप से वस्तुओं को उत्पत्ति के स्रोतों से मांग लाने वाले निर्दिष्ट स्थानों पर भेजने के कारण उत्पन्न होती है। When goods to be transported from production centers to distribution centers, needs of transportation model arises. वितरण अथवा परिवहन प्रतिरूपों की समस्याओं का हल रेखीय प्रोग्रामिंग के प्रतिरूपों का एक भाग भी माना जा सकता है, क्योंकि इन समस्याओं में लागत न्यूनतमीकरण तथा लाभ अधिकतमीकरण का उद्देश्य निहित होता है। यानी कि ये एक तरीके से जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग है उसका एक पार्ट है। क्योंकि जिस तरीके से लीनियर प्रोग्रामिंग में, जो कि हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं और साथ ही साथ हम मैथमेटिकल इक्वेशंस की हेल्प से हमारी कॉस्ट को, जो हमारे बिजनेस में कॉस्ट है, उसको हम मिनिमाइज़ करने की बात करते हैं। यानी कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे टू मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। वन इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सेकेंड वन इज़ कॉस्ट मिनिमाइजेशन। औद्योगिक क्षेत्रों में विशाल पैमाने पर अनेक प्रकार की वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम बहुत सारी गुड्स को यूज़ करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। हम चारों तरफ गुड्स से घिरे हुए हैं, बहुत सारी वस्तुओं से हम अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन, जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारी बुक्स, पेन, कॉपी, पेंसिल, फैन, ट्यूबलाइट, बेडशीट, so many things are there. All these things are being produced. कहीं ना कहीं इनका प्रोडक्शन हो रहा है और उन प्रोडक्शन हाउसेस से, उन प्लेसेस से, उन सेंटर्स से ये गुड्स आपके जो एरिया है उसमें ट्रांसपोर्ट होकर आ रही हैं। यानी कि वस्तुएं प्रोडक्शन हाउसेस से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होके आती हैं। कई बार एक उद्योग के अनेक स्थानों पर उत्पादन केंद्र भी होते हैं। यानी कि कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक वस्तु की बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, आउटलेट्स हैं, जहाँ पर क्या हो रहा है, उसका प्रोडक्शन हो रहा है और जहाँ से वस्तुएं निर्दिष्ट स्थानों पर विक्रय हेतु भेजी जाती है। यानी कि एक प्रोडक्शन हाउस से डिफरेंट प्लेसेस पर आपके प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है। हो सकता है किसी व्यक्ति की 3 फैक्ट्रीज़ हैं, मान लीजिए बेडशीट बनाने की 3 फैक्ट्रीज़ हैं और उसे भारत के 4 अलग अलग शहरों में भेजा जाता है। तो हमारे पास जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, वो 3 फैक्ट्रीज़ हैं जो अलग अलग लोकेशन पर लोकेटेड हैं और 4 हमारे डिमांड सेंटर्स हैं जो कि अलग अलग राज्यों में स्थापित हैं। तो हमें क्या करना होता है, जो हमारे गोडाउन्स हैं, जो हमारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं, वहाँ से जो हमारे डिमांड सेंटर्स हैं, यानी कि जहाँ पर हम सेल करने वाले हैं, जहाँ पर हम बेचने वाले हैं, उन सेंटर्स पर माल को ट्रांसपोर्ट किया जाना होता है। इन विभिन्न स्थानों पर भंडारों अथवा गोदामों की व्यवस्था भी बड़ी मात्रा में की जाती है। बिकॉज़ अगर गोडाउन नहीं होंगे तो आप माल को स्टोर कहाँ पे रखेंगे, स्टोर कहाँ करेंगे। तो स्टोर करने के लिए गोडाउन फैसिलिटी भी हम रखते हैं और उन्हीं गोडाउन से माल को आगे सप्लाई किया जाता है।
इस प्रकार वितरण अथवा परिवहन प्रारूपों में एक स्थान से दूसरे स्थान को वस्तुएं भेजी जाने की प्रक्रिया प्राय निश्चित होती है। यानी कि इट इज़ ऑल अंडरस्टूड कि जहाँ पर प्रोडक्शन है वहाँ से आपको कहीं ना कहीं गुड्स को सप्लाई करना ही होता है, ट्रांसपोर्ट करना ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप जहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं वहीं की वहीं आपकी गुड्स सेल आउट हो रही हैं। आप अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करते हो, अपने बिज़नेस को अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग जगहों पर आप अपने माल को भेजना चाहते हो। उत्पादन केंद्रों अथवा भंडारों से वितरण अथवा उपभोक्ता केंद्रों तक वस्तुओं को पहुंचाने की लागत का पूर्व अनुमान लगा लिया जाता है। यानी कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से किसी दूसरी जगह पर अपने माल को भेजते हैं तो उसकी कुछ कॉस्ट इनकर होती है। यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो आपकी लगती है और उस लागत को हमें पहले ही ज्ञात या अनुमान हमें लगा लेना होता है। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम हमारे माल को भेजेंगे तो उसकी क्या लागत होगी, इसका हम अनुमान लगाते हैं। इस प्रकार वितरण अथवा परिवहन लागत को प्रति इकाई के आधार पर आकलन किया जाता है। यानी कि पर यूनिट कॉस्ट किसी एक प्रोडक्ट को बेचने की प्रति इकाई लागत हम ज्ञात करते हैं। वितरण अथवा परिवहन प्रतिरूपों को निर्धारित करने में मूल समस्या यह सामने आती है कि यदि उत्पादन केंद्रों पर पूर्ति निश्चित हो तथा वितरण केंद्रों पर मांग की मात्रा भी निश्चित हो एवं उत्पादन केंद्रों से वितरण केंद्रों को भेजे जाने वाली वस्तुओं की परिवहन लागत भी प्रति इकाई निश्चित कर ली जाए तो हम कम से कम लागत व्यय पर पूर्ति केंद्रों से वितरण केंद्रों पर माल किस योजना से अथवा किस प्रकार भेजें जिससे हमें अधिकाधिक लाभ मिल सके। यानी कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हम ट्रांसपोर्टेशन क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्यों हमें पढ़ना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, क्यों? क्योंकि हमें यह पता है कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, यानी कि हमारे पास कितना माल है जो हम सप्लाई कर सकते हैं। हमें यह भी पता है कि हमारे माल की मांग कितनी है, यानी कि डिमांड कितनी है। हमें यह भी पता चल चुका है कि अगर हम ए सेंटर से मान लीजिए दिल्ली में हम हमारा माल भेज रहे हैं तो हमारी कॉस्ट क्या आएगी, मुंबई में भेज रहे हैं तो क्या कॉस्ट आएगी, या फिर हम चेन्नई भेज रहे हैं तो क्या कॉस्ट आएगी। यानी कि डिफरेंट जो हमारे सेंटर्स हैं, डिमांड सेंटर्स, वहाँ पर अगर हम हमारे माल को भेजेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट क्या इनकर होगी, हमें यह भी जानकारी है। अब इन केंद्रों तक पहुँचने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, रूट्स होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की हेल्प हमें क्यों चाहिए, क्यों? ताकि हम पर यूनिट कॉस्ट को मिनिमम कर सकें, पर यूनिट कॉस्ट मिनिमम हो सके, टोटल कॉस्ट मिनिमम हो सके। जब कॉस्ट मिनिमम होगी तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। यानी कि लागत तो हमें कम करनी है एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल भेजने की, और हमें क्या करना है, हमें लागत कम करके हमारे लाभ को यानी कि हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन मॉडल बनाते हैं। मॉडल की हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर 3 उत्पादन केंद्रों से 4 मांग स्रोतों पर या मांग सेंटर्स, डिमांड सेंटर्स पर माल भेजा जाना है तो किस रूट से भेजा जाए ताकि हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम हो सके और हमारा जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो सके। तो आइए अब जान लेते हैं इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स, यानी कि परिवहन प्रतिरूपों को बनाते समय या उन पर काम करते समय कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स मस्ट बी मोर देन 1, यानी कि उत्पादन एवं वितरण केंद्र, जिसको हम मांग एवं पूर्ति केंद्र भी बोल सकते हैं, वो एक से ज़्यादा होने चाहिए। एक से ज़्यादा क्यों होने चाहिए? क्योंकि यदि एक ही आपका उत्पादन केंद्र है तो फिर आपके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब आपके पास ऑप्शन नहीं है तो फिर आपके पास प्रॉब्लम नहीं है ना। मान लीजिए आपके पास एक ही उत्पादन केंद्र है या फिर एक ही आपका डिमांड सेंटर है, तो आपको तो बस वहीं तक पहुंचाना है। आपको ये देखना ही नहीं है कि आपको दूसरे सेंटर पर आप पहुंचाए, किस सेंटर पर आपकी लागत कितनी है। आपको कंपैरिजन ही नहीं करना है। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है और उसी ऑप्शन को आपको, मतलब देयर इज़ नो ऑप्शन एट ऑल,
आपके पास सिर्फ एक ही डिमांड सेंटर है और एक ही आपके पास सप्लाई सेंटर है, वहाँ से आपको माल भेजना है, तो आपको कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होती। इसलिए हमेशा जो डिमांड एंड सप्लाई सेंटर्स हैं वो एक से ज़्यादा होने चाहिए। दूसरी बात, इट शुड बी पॉसिबल टू सप्लाई फ्रॉम एनी सोर्स टू एनी डिमांड सेंटर, यानी कि किसी भी पूर्ति केंद्र से किसी भी मांग केंद्र पर पूर्ति संभव होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक स्थान से एक जगह तो माल भेज सकते हैं, दूसरी जगह नहीं भेज सकते हैं। सारे रास्ते आपके पास ओपन होने चाहिए कि आप किसी भी प्रोडक्शन हाउस से, किसी भी प्रोडक्शन सेंटर से, किसी भी डिमांड सेंटर पर अपने माल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। थर्ड, सप्लाई शुड बी इक्वल टू डिमांड. If not, then try to make them equal by using unbalanced distribution model. पूर्ति व मांग सामान्यतया बराबर होनी चाहिए, यानी कि जितनी आपकी सप्लाई है उतनी ही डिमांड होनी चाहिए, या यूँ कहें जितनी मांग है उतनी ही पूर्ति होनी चाहिए। यदि मांग और पूर्ति बराबर नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें असंतुलित बंटन के प्रतिरूपों के माध्यम से उन्हें बराबर करने का प्रयास करना चाहिए। अब मैंने बोला अनबैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। ये अनबैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल क्या है ये हम आगे के लेक्चर्स में जानेंगे। अभी बस हमें इतना जानना है कि डिमांड शुड बी इक्वल टू सप्लाई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स शुड बी नोन एंड इट शुड नॉट वेरी विद द चेंज इन क्वांटिटी एंड चेंज इन टाइम। परिवहन की प्रति इकाई लागत हमेशा ज्ञात होनी चाहिए तथा ये जो प्रति इकाई लागत है समय के साथ अथवा वस्तु की मात्रा में परिवर्तन होने के साथ इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 1000 क्वांटिटी किसी गुड्स की भेजें तो आपकी प्रति इकाई लागत कुछ और हो, और अगर मान लीजिए आप 10,000 गुड्स भेजें तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट अलग हो। आप चाहे कितनी भी क्वांटिटी में परिवर्तन करें, चाहे आप 1 क्वांटिटी भेजें, चाहे आप 100 क्वांटिटी भेजें, आपकी कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट सेम होनी चाहिए, यानी कि चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, समय के साथ मान लीजिए कि आप अगर गर्मियों में भेज रहे हैं तो उसकी लागत कुछ अलग है और सर्दियों में भेज रहे हैं तो कुछ अलग है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? उत्पत्ति या पूर्ति क्षेत्र पूर्व निर्धारित तथा ज्ञात होने चाहिए तथा वितरण व मांग क्षेत्र भी पूर्व निर्धारित तथा ज्ञात होने चाहिए। यानी कि हमें ये पता होना चाहिए हमारे मॉडल बनाते समय कि हमारे प्रोडक्शन या सप्लाई सेंटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डिमांड सेंटर्स प्री डिफाइंड हो और हमें नोन हो, हमें पता हो। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी जो सप्लाई हाउसेज हैं, जो सप्लाई सेंटर्स हैं, वो कहाँ कहाँ पर हैं या कहाँ नहीं हैं। हमें सभी ज्ञात होने चाहिए, पता होने चाहिए, और उनसे किन केंद्रों पर माल भेजा जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जाना है, वो भी हमें पता होने चाहिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हम ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को अगले का आने वाले कुछ लेक्चर्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल क्या है, इसकी नीड क्यों है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, साथ ही साथ हमने कुछ इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को भी डिस्कस किया। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।